बैक द चैनल थिंक विद नीलम। आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के, कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर को, क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2। आई होप कि आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मुझे। प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप मत कीजिए, आपको जो भी कमेंट करने होते हैं वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। और प्लीज़ अपनी क्लास में इसे शेयर कर दीजिए अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये हिंदी में हो, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हो, जिससे कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। जब जैसे मैं किसी मूवी की पूरी स्टोरी समझ में आती है तो हमें याद नहीं रहती मूवी, लेकिन हाँ हमें पता होता है कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ। सेम विथ यू, आपको तो ये खैर ये स्टोरी लर्न ही करनी है, एक तरीके से आपको ये स्टोरी याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे मेन जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है ग्रोइंग मिडिल क्लास जिस एंड ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, जो अब हम देख रहे थे, जब हमने थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट के बारे में बात की थी, वहाँ हमने देखा था कि जो प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा, हमने बात की थी सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट था आपका जो सबसे ज़्यादा हाई टैक्स देता था। तो जो पास्ट में क्या हुआ कि जो रिवॉल्ट हुए, छोटे छोटे रिवॉल्ट होते गए और फूड स्कैरसिटी बढ़ गई, क्योंकि अभी हमने बात की क्योंकि सूखा आ गया था, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जिसकी फूड स्कैरसिटी बढ़ चुकी है। लेकिन लोगों के पास ऐसी कोई भी एक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं आ रहा जिससे कि वो क्या कर सके, सोशल और इकोनॉमिक चेंज लेके आ सके। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट था सबसे ज़्यादा जो उसके बाद क्या हम देख रहे हैं, जो 18th सेंचुरी जो विटनेस थी कि छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बन गए थे कहाँ पे, मिडिल क्लास में, जिन्होंने अपने आप को एक्सपेंस करना स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल, या फिर इन सब चीज़ों में अपने आप को कोशिश की थी। लोग थे वो अलग अलग प्रोफेशंस को यूज़ करने लग गए। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं देखी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इन एडिशन ऑफ मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव। और क्या किया था, जो एजुकेटेड थे वो बिलीव करने लग गए कि दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सोसाइटी में किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, यानी कि वीआईपी नहीं मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आपने उस पर्टिकुलर जगह पे बर्थ लिया है। अब जैसे कि किसी ने क्लर्जी में अगर बर्थ लिया तो वो भी क्लर्जी हो गया, उसकी वजह से उसको प्रिविलेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्सनल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उसकी अपनी खासियत के ऊपर उसकी सोशल पोजीशन डिपेंड होनी चाहिए। इस तरह के आइडिया अब सोसाइटी में होने लग गए। जहाँ पे बात हुई है, देखिए पहली बार बात हो रही थी फ्रीडम की और इक्वल लॉ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रांस में पहली बार बात हुई किसकी, फ्रीडम की और इक्वल लॉ की। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए बराबर हों, ना कि ऐसा हो कि किसी को बहुत सारा टैक्स देना पड़ रहा है और कुछ लोगों को नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिलोसोफर आ गए जिनका बहुत बड़ा रोल था किस पूरी सोसाइटी को चेंज करने में। यहाँ पे हम देख रहे हैं जॉन लॉकी और जीन जैक्यू रूसो। ठीक है, ये 2 फिलोसोफर्स थे, सबसे पहले हम उनका नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो जॉन लॉकी और जीन जैक्यूस रूसो, बड़ा अजीब सा नाम है ये, लेकिन रूसो के नाम से इसको समझ सकते हैं। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने एक बुक लिखी, जॉन लॉके ने एक बुक लिखी जिसमें लिखा 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो लॉके का ये भरोसा था कि जो रिफ्यूट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। जो जॉन लॉके थे वो बिल्कुल किसके खिलाफ थे, वो बिल्कुल किसके खिलाफ थे, मोनार्क सिस्टम, राजा वाले। वो उनका मानना था कि सबके पास इक्वल राइट है। यहाँ पे रूसो ने भी उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी आइडिया को, और प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने भी एक ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म करने की बात की जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बीच में रखती है, किसके बीच में, लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में भी पूछा जाता है कि ये पहले रूसो ही थे जिन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाया लोगों के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव के। जैसे अभी हम लोग जो चुनते हैं अपने, वो रिप्रेजेंटेटिव ही तो चुनते हैं। जैसे सीएम को हमने चुना तो वो हमारे सीएम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें, यूपी को, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, राइट। तो यहाँ पे पहले, और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रूसो की बुक का नाम जो लिखी थी वो, उस बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लिख लीजिएगा, अभी नीचे लिखा भी होगा वैसे, लेकिन अभी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। ठीक है, द सोशल बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड, ठीक है, उनकी बुक का ही नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसी को आगे लेके जाते हुए द स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू भी आ गए जिन्होंने प्रपोज किया डिवीज़न ऑफ पावर। पावर जो है वो डिवाइड
होनी चाहिए। 8 तक आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की वो डिवाइड होती हैं किसके बेसिस पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये चार्ट सबने बनाया होगा, सबने पढ़ा होगा। तो ये सबसे पहले किसने रखा है, द स्पिरिट ऑफ लॉस मॉन्टेस्क्यू ने। तो आज हमने 3 फिलोसोफर के नाम पढ़े हैं, रूसो, ठीक है, जॉन लॉक के जिन्होंने बुक लिखी, रूसो की बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखते जाइएगा। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है, जिसमें जो पावर डिवीज़न की बात की गई गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आईएएस, हमारी सारी फोर्सेस, आईपीएस, ठीक है, ये सब, और जुडिशरी जो उनको नहीं मानता है उसको पनिश करती है। ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का, पुट इनटू द फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। हमने शुरुआत में ही चैप्टर की बात की थी कि यूएसए की 13 कॉलोनीज़ को किसने हेल्प की थी, फ्रांस ने। तो वहाँ पर उन लोगों ने इस पॉलिसी को यूज़ किया था, वहीं से मॉन्टेस्क्यू ने भी इसको लिया और समझने की कोशिश की। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट। तो अमेरिका में क्या हुआ, देखिए कोई भी चीज़ जब पहली बार आती है तो वो कहीं ना कहीं से उससे मिलते जुलते आइडियाज़ आते हैं। जैसे कोई नई डिज़ाइन अगर मार्केट में आ रही है, कोई नया पैटर्न आ रहा है, तो वो हमेशा उससे मिलता जुलता पैटर्न कुछ रहा होता है, उसको मिला जुला के एक नया पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि क्योंकि यूएसए में नए राइट्स आ चुके थे, गारंटी थी इंडिविजुअल राइट्स की, वॉज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, उनको सबसे ज़्यादा जो आइडिया लगा वो कहाँ से लगा, अमेरिका से, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के राइट मिल गए थे। तो ये लाइन दिख रही है आपको, याद रखिए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई गारंटी यू, आपको किसी बुक की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ इन तीन आपके जो अभी अदरवाइज़ आपकी जो 3 बुक्स के अभी हमने जो नाम लिए, इसी में इतनी कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे लास्ट टाइम तक नहीं समझ पाते। अगर आप समझ पाते हैं कि इन तीनों को किस तरीके से समझे, इन्होंने क्या किया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या हो रहा है, अब फ्रांस में हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी थी इंडिविजुअल राइट्स की, इस तरह के जो आइडियाज़ थे फिलोसोफर डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पे, हर जगह। सारे आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू सबके पास इस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं कि सबके पास अपने अधिकार होने चाहिए। समझ में आ रहा है, सिर्फ राजा वाला सिस्टम ख़त्म करना होगा, तभी हमारी चीज़ें, तभी हम बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसी की वजह से फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। इसके साथ में क्या हुआ, लोग बहुत तेज बात करने लग गए उन ग्रुप्स में, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उन्हें भी ये बातें समझ में आने लग गई। जो न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। अब एक न्यूज़ सामने आती है कि जो लुइस 16 है उसने क्या किया है, एक प्लान किया है जिससे कि वो और भी ज़्यादा अब टैक्सेस किसके ऊपर डालेगा, टैक्स कौन पे कर रहा था, थर्ड स्टेट, ठीक है, उनके ऊपर डाल देगा, जो पीजेंट्स थे, जो नॉर्मल पीपल थे, उनके ऊपर, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट एंड जनरल। तो इस जो भी मतलब उनके जनरेटेड जो भी अपने एक्सपेंस थे उससे मिलने के लिए वो सारे टैक्स किसके ऊपर फिर से डालने वाले थे, थर्ड स्टेट के ऊपर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, थर्ड स्टेट है वो वैसे ही इतना परेशान है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की, और प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में जाकर के, प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में जाके, ठीक है। इसे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद हम आते हैं, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उसी समय क्या हुआ कि एक आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक का मतलब होता है कि बिना प्लानिंग के या फिर एक सब लोग मिल कर के जब क्या करने करते हैं। तो लुइस 16 के जैसे ही इंक्रीजेस टैक्स करने की बात हुई, रीजंस द लर्न प्रीवियस लेसन सेक्शन में हमने देखा, तो वो अकेले खुद से नहीं करता था। ओल्ड रिजाइम के थ्रू मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ये ध्यान रखिए, एक पुरानी ओल्ड रिजाइम यानी कि पुरानी परंपरा के अनुसार सिर्फ राजा जो था वो अकेले सारे टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता था। उसके लिए उसको रेदर ही हैड टू कॉल मीटिंग स्टेट जनरल, और या फिर उसे पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, या फिर तो उसको मीटिंग बुलानी होगी या फिर प्रपोजल। तो थर्ड जो स्टेट जनरल थे वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ विच 3 स्टेट। और स्टेट जनरल कौन है, तीनों स्टेट का हेड, ठीक है, क्लर्जी, नोबिलिटी और किसका,
थर्ड स्टेट का हेड जो है वो स्टेट जनरल है, ठीक है, और सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देता है वो, क्योंकि मोनार्क जो है वो मोनार्क अकेले नहीं डिसाइड कर सकता है, ठीक है, और उसे क्या, जब भी उसे मीटिंग बुलानी होगी। तो लास्ट टाइम ही वॉज डन इन 1614, तो लास्ट टाइम कब हुई थी मीटिंग, 1614 में। अब हम बात कर रहे हैं कब की, ऑन May 5, 1789, ये डेट याद रखनी है। लुइस 16 ने क्या किया है, असेंबली कॉल की है, जहाँ पे स्टेट जनरल ने पास किया प्रपोजल के लिए, किसके लिए, न्यू टैक्सेस। समझ में आ रहा होगा, टैक्स किसके ऊपर गाज गिरने वाली है, ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक हॉल था वर्साइल्स में, जो कि प्रिपेयर किया गया था होस्ट द डेलीगेट्स, जितने भी लोग आएंगे उनके लिए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, 300 ईच, जिनको कि क्या मिल गई है, सीट मिल गई है, रो में आपकी बुक में पिक्चर है, अदर 2 साइड्स, वाइल 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, अकेले थर्ड स्टेट में कितने मेंबर्स हैं, 600, हैड टू स्टैंड एट द बैक। भाई उनको तो किसके लिए नहीं बोला गया, बैठने के लिए बोला ही नहीं गया, उनसे बोला गया आप खड़े रहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट था रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जबकि क्या था, जो थर्ड स्टेट था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि क्या थे, प्रॉस्पेरस थे और एजुकेटेड थे, पीजेंट थे, उसमें आर्टिसंस थे, विमेन थी, ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। वर डिनाइड टू एंट्री इन द असेंबली, पढ़े लिखे लोग थे भाई, उनको जगह नहीं मिली बैठने के लिए और उनको खड़े रखा, उन्हें शर्मिंदगी लगी, तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया एंट्री लेने से ही, कहाँ पे, उस असेंबली हॉल में। फिर भी ग्रीवेंसेस और डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपनी सारी डिमांड्स को किस में लिख दिया, सारे 40,000 लेटर्स में लिख करके, और रिप्रेजेंट किया कहाँ पर, विद देम, वहाँ पर ले गए राजा के पास। तो जो वोटिंग तरीके थे, वोटिंग का तरीका भी बहुत अलग था, जो स्टेट जनरल के पास में जो होता आया था उसी तरीके से वोटिंग होने जा रही थी फिर से। तो सबसे मेन ही क्वेश्चन इस पे आता है, ईच स्टेट हैड 1 वोट, सारे स्टेट्स के पास कितने वोट थे, 1, तो एक हो गया क्लर्जी के पास, एक हो गया नोबिलिटी के पास, और एक हो गया थर्ड स्टेट के पास, टोटल वोट कितने हो गए, 3। किसी भी चीज़ का प्रपोजल अगर हमें बनवाना है तो कितने वोट चाहिए, मेजोरिटी में 2 वोट चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था, 1 वोट। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो लुइस 16 था डिटरमाइन कर रहा था कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, उसी प्रैक्टिस को फिर से वो बुद्धू राजा फिर से उसी चीज़ को प्रैक्टिस करने जा रहा था। उसे ये नहीं दिख रहा था कि इन लोगों के 300 मेंबर हैं और वहाँ पे अकेले कितने मेंबर हैं, 600, तुम 600 को भी 1 बोल रहे हो, इनको भी 1 बोल रहे हो, इनको भी 1 बोल रहे हो, और टैक्स किस पे लगाने जा रहे हो आप, थर्ड स्टेट पे, ठीक है। तो बट द, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आगे, but the members of the third state demand voting now to be conducted by the assembly as whole where each member would have 1 vote। बहुत ध्यान से इस लाइन को समझ लीजिए, पहली बार, क्योंकि फिलोसोफर ने इतनी सारी बातें की थी, इतनी सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी, पब्लिश किए जा चुके थे, जिसकी वजह से अब जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या बोला कि असेंबली में उस तरीके से अब वोट नहीं होगा जैसे पहले होता है। उन्होंने पहली बार डिमांड की ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। ये लाइन समझ में आ रही होगी। अब अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो नीचे लिखिए मैम समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये समझ में आ रहा है, चैप्टर ईजी लग रहा है अब या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो अब लिखिए, आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इट्स योर चॉइस, लाइक करते रहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स। अभी तक हमने देखा ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल किसने रखा है पहली बार, फिलोसोफर्स ने। लाइक रूसो ने अपनी बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इस बात को लिखा गया। तो व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब किंग ने इस बात को मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता कि सबके पास अपना अपना क्या हो, वोटिंग राइट हो, सब लोग अपना वोट करें, तो सारे जो असेंबली थी थर्ड स्टेट की उन्होंने वॉकआउट कर दिया। किंग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को। तो मेंबर्स जो थर्ड स्टेट के थे वो वॉकआउट हो गए, कहाँ से, असेंबली से, प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे of the third state view themselves as a spokesman of the whole French nation। तो अब क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने आप को कैसा देखा कि वो स्पोक्समैन है किसके लिए, होल नेशन के लिए। तो ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स। वहाँ पे जाकर के इकट्ठे हुए। एक 20 जून को दे एस्टैब्लिश एन हॉल
टेनिस ग्राउंड में जाके वर्साइल्स के सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को नेशनल असेंबली। बहुत ध्यान से समझिए, वही लोग जिनको वोटिंग का राइट नहीं मिला उन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया, नेशनल असेंबली। डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस एंड वुड लिमिट द पावर्स ऑफ। वहाँ पे इकट्ठे हुए वर्साइल्स में और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली। तो आपसे कोई पूछता है नेशनल असेंबली तो समझ में आ रहा है, मैं इसको बताऊंगी आपको कि इसके जो आंसर होंगे वो आपको किस तरह से लिखने हैं, टू द पॉइंट। आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है समझना। लास्ट चैप्टर तक बच्चों को नहीं समझ में आता है कि नेशनल असेंबली क्या थी। तो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के लोग जो वो इकट्ठे हो गए थे उन्होंने अपने आप को ही नाम दे दिया, ठीक। और इस बात की कसम खा ली कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस नहीं मिल जाता, जिसमें क्या हो, लिमिटेड हो, किसकी पावर्स हो, लिमिटेड, मोनार्क की। राजा अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता। तो दे वर लेड बाय मीराबाऊ एंड अबे सियर्स। मीराबाऊ वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली हु वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, ठीक है। ये सेकंड नोबिलिटी में आते थे, लेकिन फिर भी ये किसका साथ दे रहे थे, थर्ड स्टेट का। हाँ, वो इस बात को मान रहे थे कि सोसाइटी में प्रिविलेज को मतलब कि आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ही बॉट आउट द जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस इन द क्राउड्स एंड असेंबल्ड एट वर्साइल। इन्होंने क्या किया, बहुत पावरफुल स्पीचेस दी। कहाँ पे, वर्साइल्स। पहले क्या है, प्रीस्ट है, ठीक है, उनको टैक्स देना नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बुक किसने लिखी थी या फिर बुक का नाम क्या था, या इस नाम की बुक किसने लिखी थी। तो याद रखिए, उन्होंने लिखी अबे सैयद, जिन्होंने लिखा व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। नाम का ध्यान रखिएगा, ये नाम फ्रांस के नाम है तो आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए सबसे पहले हमने जॉन लॉके को पढ़ा, उसके बाद रूसो, फिर मॉन्टेस्क्यू, और अब हम किसको पढ़ रहे हैं, अबे सैयद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और उसके बीच में हमने एक नेशनल असेंबली को भी डिस्कस किया है, आई होप कि वो तो पक्का याद होगी, ठीक है। तो नेशनल असेंबली जो थी वो बिजी थी वर्साइल्स में, किस चीज़ में, ड्राफ्ट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन। रेस्ट फ्रांस स्टीज्ड विथ टर्नॉइल द सीवियर विंटर। यहाँ पूरे फ्रांस में उस समय क्या हो रहा था, बहुत बुरी वाली क्या पड़ रही थी, सर्दी पड़ रही थी, जिसकी वजह से फसल ख़राब हो गई और जो प्राइस थे ब्रेड के वो क्या हो गए, बढ़ गए। जो बेकर्स थे उनकी बहुत मतलब कह सकते हैं सिचुएशन, जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू इन द बेकरी, किसी भी छोटी सी खाने पीने की चीज़ को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। जो क्राउड्स थे, एंग्री वीमेन थी, वो किस में आ गई, शॉप्स में घुस गई। एट द सेम टाइम हम क्या देख रहे हैं, किंग ने एक ऑर्डर पास कर दिया, मूव इन टू द पेरिस 14 जुलाई को, जो कि ये बोल रहा था कि जो की सारी ट्रूप्स को यानी कि सारी सेना को ऑर्डर कर दिया कि वो पेरिस में जाए। चैप्टर स्टार्ट किया था तो यही डेट थी आपकी 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को क्या हुआ है कि 14 जुलाई को जो क्राउड थी वो कहाँ पे चली गई, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, किसको, बेस्टाइल को। समझ ही सकते हो कि लोग इतना ज़्यादा परेशान थे कि जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशंस हुई। और राजा क्या दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो पूरा जो र्यूमर था वो स्प्रेड हो गया कि जो लॉर्ड्स थे यानी कि मैनर थे, उन्होंने क्या किया, यानी कि जो नोबिलिटी के लोग थे उन लोगों ने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है और कहा है कि जो पीजेंट्स हैं उनकी जो फसल है उसको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उनकी जो फसलें जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं उसको ख़राब कर दो। तो समझ ही रहे हो कि एक तो वैसे ही वो नेशनल असेंबली बना चुके हैं, उनकी हालत, वो वैसे ही गुस्से में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उनको राइट भी नहीं थे। तो एक तरह से उनको ये अफवाह भी मिल गई कि जो नोबिलिटी है वो क्या कर रहा है, उनकी फसल को ख़राब करने के लिए लोगों को मतलब हायर कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके से पीजेंट्स ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने अटैक कर दिया उन लोगों के ऊपर, उन्होंने लूट लिया क्या चीज़, उनके ग्रेन्स को बर्न डाउन, डॉक्यूमेंट्स, सारे उनके डॉक्यूमेंट्स को जला दिया और उनके रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, हटा दिया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स जो थे फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से भाग गए, ठीक है, परेशान हो गए, माइग्रेट हो गए नेबरिंग कंट्री में। तो किसकी कंडीशन ख़राब हुई है यहाँ पे, नोबल्स की। ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। इफ़ यस, ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताते रहिए, नहीं तो मैम को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। इस चैप्टर की हम पीपीटी से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है कि ये चैप्टर को लाइन बाई लाइन एक बार पूरी कथा हम सुन लें, फिर उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत होगा छूटेगा भी तो वो हमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अब इसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। फेस विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि लुइस 16 की फाइनली जो देख रहे हैं नेशनल असेंबली ने क्या किया, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उसके एक्सेप्ट किया उसने, और प्रिंसिपल ऑफ हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ बी
चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, यानी कि कब की बात हो रही है, ये डेट आपसे पूछी जाती है 4 अगस्त 1789, ठीक है। इससे पहले भी हमने मई की एक डेट याद की है, 20 की एक डेट याद की और एक अगस्त की बात हो रही है, ठीक है। 14 जुलाई को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, और 4 अगस्त 1789 को ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को ये डिसीजन लिया गया, जिसमें असेंबली ने पास किया क्या चीज़, कि अबॉलिश कर रहे हैं किसको, फ्यूडल सिस्टम को, ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस को। ध्यान से समझिए, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो क्लर्जी में आते थे सबसे टॉप में, उनको भी फोर्स किया गया कि वो भी अपने प्रिविलेज को त्यागे। तिथीस जो टैक्स लिया जाता था किसके द्वारा, चर्च के द्वारा, उसको भी हटाने की बात की गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स थी वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या हुआ, राजा की पावर कम हो गई और फ्रांस अब क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। जो नेशनल असेंबली थी वो कंप्लीटेड, नेशनल असेंबली ने कंप्लीट किया था ड्राफ्ट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कब, 1791। अगेन डेट याद रखिए, 1791 में ये कंप्लीट हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्ट जो था वो लिमिट करना था किसकी पावर को, मोनार्क। यहाँ पे राजा रानी का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि क्या हुआ है, राजा की जो पावर्स हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं रह गई जितनी की पहले थी। ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी मोनार्क के पास पावर थी। तो जो ये पावर थी वो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, ये सारी पावर एक पर्सन की बजाय अब क्या हो गई थी, सेपरेट हो गई थी, असाइन कर दिया गया था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को। तो राजा के पास सारी अकेले पावर नहीं थी, जितनी भी बची हुई थी सारी पावर इसमें डिवाइड कर दी गई थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हमने ये चीज़ कहाँ से सीखी है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसी चीज़ ने क्या किया, फ्रांस को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही थी। अगर आप इस डायग्राम को भी अच्छे से देखें, जहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बताया गया है। लेजिस्लेचर में देखिए क्या हो रहा है, कंट्रोल किसको दे रहे हैं, ये किंग को दे रहे हैं। पहली बार जब राइट की बात हो रही है वोटिंग की, तो देखिए डेट जो एज है वो कितनी थी, 20 बिलो जो थे 25 से, उनके पास राइट नहीं था, और पैसिव जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था, इसमें मैन भी थे। यानी कि अभी हमें ये भी डिस्कस करना है कि कितने लोग थे, मैन को क्यों नहीं था राइट। और अगर हम एक्टिव तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में आया, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग बोला गया कि नेशनल असेंबली ने विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जहाँ पे जो सिटीजन्स थे वो वोट कर रहे थे किसको, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को। जो सिटीजन्स थे वो किसको वोट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, इलेक्टर्स को, हु इन टर्न टू चूज असेंबली। अगेन ध्यान रखिए, जो इलेक्टर्स थे वो असेंबली को चूज़ कर रहे थे, नॉट ऑल सिटीजन्स। सारे लोग मिलकर के सिर्फ और सिर्फ असेंबली को चूज़ नहीं कर रहे थे, फिर से ये ध्यान दीजिएगा। तो हैड राइट टू वोट। अब यहाँ पर देखते हैं मैन के पास क्यों ना, अभी जो मैंने पिक्चर में डिस्कस किया, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस, जो कि टैक्सेस को पे करते थे। कितना टैक्स पे करते थे, 3 days ऑफ लेबरर वेज, ठीक है, वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन वो थे जो वोट करते थे, और ऐसे मैन जो कि 3 दिन के लेबर के बराबर जितनी उसकी दिहाड़ी होती है, यानी कि वेजेस होता है, उतना कम से कम टैक्स पे करते, उनके पास ही सिर्फ राइट था किसका, वोटिंग का। दैट इज़ दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, इसीलिए उनको वोट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बाकी जो मैन बचे हैं, ऑल वीमेन बची हुई हैं, आर कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स। उन सबको क्या बोला गया है, पैसिव सिटीजन्स। टू क्वालिफाई एन इलेक्टर एंड देन मेंबर ऑफ द असेंबली, द मेन हैड टू बिलोंग्स टू हायर ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तरीके से जो टैक्स पेयर हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी भी हैं, किसमें, सोसाइटी में। कहाँ की सोसाइटी में, फ्रांस की सोसाइटी में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके डिक्लेरेशन से हमने देखा बहुत सारे राइट मिल गए थे, जैसे कि राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर इस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स। यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल राइट थे जो कि हर फ्रांस वाले के पास थे, ठीक है। एंड दैट इज़ दे बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, ठीक है। ये बाय बर्थ दिए गए थे ये सारे राइट। पहले क्या होते थे, प्रिविलेज दिए जाते थे, कुड नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। जैसे हमारे भी मौलिक अधिकार हमसे नहीं लिए जा सकते, वैसे ये अधिकार भी दिए गए कि वो कभी भी वापस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ नेचुरल राइट। जैसे हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
हमारे सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वैसे ही यहाँ पर भी क्या थी, गवर्नमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारे राइट्स जो भी लोगों को दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अब करना क्या है आपको कि आपको ये समझ में आ जाए। मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक एक लाइन समझाएं। ऐसा अभी तक आपको एक भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको एक एक लाइन करके आपकी एनसीईआरटी से हिंदी में समझाया जा रहा हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे सबको हेल्प मिले और सबको ये समझ में आए, तो आप डिस्कस कर पाएंगे आपस में और आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। और सच में ये चैप्टर बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। इसका पार्ट 3 भी आ जाएगा जिसमें हम इस चैप्टर के आगे की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहा हो। इफ़ यस, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैम समझ में आ रहा है या नहीं। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।